नमस्कार दोस्तों आपको आज के अफगानिस्तान के बारे में तो पता ही होगा, जहां पर अफगानिस्तान की पूरी सरकार गिर चुकी है और वहां के प्रेसिडेंट अशरफ घनी देश छोड़कर जा चुके हैं क्योंकि वहां पर तालिबान ने अपना पूरा कब्जा जमा लिया है। आप वहां के लोगों के बारे में तो सोच ही सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है ये तालिबान क्या है और कैसे उभरा? आज हम अफगानिस्तान के एक खौफनाक इतिहास को पलटाने वाले हैं और जानने वाले हैं तालिबान के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस सब चीज़ों की शुरुआत 1979 में हुई जब अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट हाफिज़ुल्लाह आमीन थे। हाफिज़ुल्लाह आमीन एक बहुत ही कंजर्वेटिव इंसान थे और किसी भी औरत को कोई भी रूल नहीं देते थे। अफ़गानिस्तान के लोग इन्हें एक साइकोपैथी की तरह देखते थे। दरअसल वो कम्युनिज़्म को फॉलो करते थे, लेकिन एक तरह से कम्युनिज़्म का इंसल्ट भी करते थे। इसीलिए सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान में इंटरफियर किया और अपने ट्रूप्स भेजे। दरअसल सोवियत यूनियन आज का रूस या फिर रशिया, जो कि पुराने ज़माने में सोवियत यूनियन कहलाता। इसका दूसरा जियोपॉलिटिकल रीज़न भी था दोस्तों। सोवियत यूनियन ये भी सोचता था कि वो कहीं ना कहीं अमेरिका से पीछे ना छूट जाए और अपनी आइडियोलॉजी को बहुत सारे देशों में फैलाए। इसके बाद सोवियत यूनियन ने हफीजुल्लाह आमीन को मरवा दिया और खुद के एक कठपुतली को प्रेसिडेंट की तरह बना दिया, जिसका नाम था बाबर करमाल। बाबर करमाल ने अफगानिस्तान के लोगों को बहुत सारे प्रॉमिसेस किए। उन्होंने नया कॉन्स्टिट्यूशन लाने का प्रॉमिस किया, औरतों को अच्छे और बेहतर रूल्स और रेगुलेशंस देने के लिए प्रॉमिस भी किया। तो अफगानिस्तान के लोगों ने सोचा कि अफगानिस्तान का एक बेहतर कल आ रहा है और अफगानिस्तान में शांति आने वाली है। लेकिन ये सब कुछ देखकर अमेरिका कहाँ चुप बैठता। अमेरिका ने सोचा कि वह कहीं ना कहीं सोवियत यूनियन से पीछे न रह जाए कोल्ड वॉर में, इसीलिए उसने अफगानिस्तान में इंटरफियर करने का सोचा। कैसे? उसने अफगानिस्तान में अपोजिट आइडियोलॉजी मुजाहिदीन को सपोर्ट करके अफगानिस्तान के अंदर इंटरफियर किया। जी हाँ दोस्तों, मुजाहिदीन है अफगानिस्तान के अपोजिट आइडियोलॉजी, जो थे इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट। जिसके बाद अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी CIA ने बहुत ही बड़ा मिशन किया था, जिस मिशन का नाम था ऑपरेशन साइक्लोन। इसमें करीब बहुत सारे मिलियन डॉलर्स की फंडिंग दी गई थी अफगानिस्तान के मुजाहिदीन पार्टी को और उनको बहुत सारे गन्स भी सप्लाई हुए थे। जी हाँ दोस्तों, ऑपरेशन साइक्लोन में प्रेसिडेंट बदलने के बाद USA में इसके बाद भी $3 बिलियन की फंडिंग दी गई थी। $3 बिलियन बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आप देख ही सकते हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट रीगन कैसे अफगानिस्तान के मुजाहिदीन को मिल रहे हैं 1983 में। CIA के साथ कई सारी एजेंसीज मुजाहिदीन को सपोर्ट करने लगी थी, जिसमें थे पाकिस्तान के ISIS और ब्रिटिश की सीक्रेट एजेंसी। जी हाँ दोस्तों, कौन थे ये मुजाहिदीन? पहले के समय में तो ये गुरिल्ला फाइटर्स थे, जो कि पहाड़ी में रहकर छिपकर लड़ाई लड़ते थे। लेकिन इतने सारे सपोर्ट के बाद उनके पास आधुनिक हथियार, टैंक्स, मिसाइल और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स भी आ गए। 1988 में अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट बनते हैं डॉक्टर मोहम्मद नाजिबुल्लाह। वो जेनीवा अकॉर्ड साइन करते हैं पाकिस्तान के साथ, जो कहता है कि एक दूसरे के साथ कोई भी कंट्री अपने इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा। इसके बाद अमेरिका सोवियत यूनियन से ये कहता है कि अगर तुम अपने ट्रूप्स अफगानिस्तान से हटा लेते हो तो मैं मुजाहिदीन को गन सप्लाई करना रोक दूंगा। इसके बाद करीब 9 साल बाद सोवियत यूनियन अपने ट्रूप्स 1989 में अपने घर वापस बुला लेता है। इसके बाद अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट नाजिबुल्लाह ने बहुत सारी मेहनत और कोशिश के साथ अफगानिस्तान में हो रही कन्फ्लिक्ट को कम करने की कोशिश की। उन्होंने अफगानिस्तान में नया कॉन्स्टिट्यूशन लाया, नए रूल रेगुलेशन लाए और वहाँ के औरतों को रिस्पेक्ट दिया और उनके लिए नए रूल्स और रेगुलेशन भी लाए गए। और उन्होंने अफगानिस्तान को इस्लाम रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान में तब्दील कर दिया, मतलब बदल दिया। लेकिन इस सब के बाद भी अमेरिका मुजाहिदीन को गन सप्लाई करना नहीं रोक रहा था और मुजाहिदीन को ये लग रहा था कि इस्लाम अभी भी खतरे में है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद डॉक्टर मोहम्मद नाजिबुल्लाह और मुजाहिदीन के बीच में एक सिविल वॉर होती है, जिसे आखिरकार 1992 में मुजाहिदीन जीत जाता है। दरअसल मुजाहिदीन किसी एक ग्रुप से नहीं बल्कि बहुत सारे ग्रुप्स को मिलाकर बना था, इसीलिए खुद के मुजाहिदीन के ग्रुप के अंदर बहुत सारे कन्फ्लिक्ट होने लगे, सत्ता की लालच में या फिर लीडरशिप की लालच में। इसके बाद मुजाहिदीन ने 1992 में अपना एक लीडर खड़ा किया, जिसका नाम था बुरहानुद्दीन रब्बानी। लेकिन इसी बीच अफगानिस्तान में एक नए दुश्मन ने जन्म ले लिया था, जिसका नाम था तालिबान। तो कौन है ये तालिबान, कैसे उभरा और कैसे इसका जन्म हुआ? तालिबान के पावर में आते ही 1996 में उसने बुरहानुद्दीन रब्बानी को अपने पावर से हटा दिया। तो दोस्तों चलिए जानते हैं तालिबान के बारे में। दरअसल तालिबान का मतलब पश्तून लैंग्वेज में स्टूडेंट्स होता है। जी हाँ दोस्तों, पहले के दशक में तालिबान की शुरुआत मुल्ला ओमर ने की थी, करीब 50 स्टूडेंट के साथ मिलकर। बाद में कई सारे पाकिस्तानी रेफ्यूजीज और अफगानिस्तानियों को मिलाकर करीब 15,000 स्टूडेंट्स तालिबान के साथ जुड़ चुके थे। बहुत ही बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स तालिबान में कुछ ही दिन में जुड़ गए थे। जी हाँ दोस्तों, तालिबान मुजाहिदीन से भी ज़्यादा इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट थे और बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव थे और वुमेन्स को लेके इनकी कंजर्वेटिव बहुत ही ज़्यादा थी।
तो पहले के दशक में तालिबान को सऊदी अरेबिया, ईरान और यूएई जैसे देश सपोर्ट करते थे। ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि अमेरिका ने ही मुजाहिदीन को गन और कितने सारे डॉलर्स की फंडिंग दी थी, जिससे कि ऐसा एनवायरनमेंट बना कि तालिबान का जन्म खुद से खुद ही हो गया। इतना ही नहीं दोस्तों, अमेरिका ने अफगानिस्तान में करोड़ों रुपए टेक्स्ट बुक्स छपवाने के लिए वेस्ट कर दिए क्योंकि वो अफगानिस्तान में जिहाद करवाना चाहता था और अपोजिट आइडियोलॉजी को बढ़ाना चाहता था। और उन टेक्स्ट बुक्स में कई सारे गन्स की पिक्चर और कई सारे वायलेंट पिक्चर्स होते थे जो कि लोगों को भड़का देते थे। पहले के टाइम में अफगानिस्तान के लोगों ने तालिबान को सपोर्ट किया एक लीडर की तरह, और उन्होंने सोचा कि अफगानिस्तान डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है और अफगानिस्तान में शांति आने वाली है। पर उन लोगों को पता नहीं था कि तालिबान कितना कंजर्वेटिव है और वुमेन्स को लेके उनकी राइट या फिर राय कैसी है। अफगानिस्तान ने ऐसे चीज़ों को बैन कर दिया जिसे देखकर आपकी आंखें बाहर आ जाएंगी। आप बोलेंगे कि ये भी कोई चीज़ें होती है जो बैन करते हैं। तालिबान ने यूएन ऑफिस, एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेट, 10 साल के अबव जो लड़कियां होती हैं उनके लिए एजुकेशन तक बंद कर दिया। उन्होंने फोटोग्राफी, एम्ब्रॉयडरी ऑन स्लीव्स, क्लीन शेव रखना और फॉरेनर्स को भी बैन कर दिया अफगानिस्तान में। उन्होंने कई और चीज़ें भी बैन की थी जैसे कि फुटबॉल, चेस, पतंग उड़ाना और ज़्यादातर पेंटिंग करना, और कई मनोरंजन की चीज़ें जैसे कि सिनेमा, टीवी, म्यूजिक और वीसीआर। और अभी तालिबान की राज में अफगानिस्तान में मर्दों को दाढ़ी रखना और औरतों को फुल्ली कवर होकर बुर्का में रहना कंपलसरी हो गया था। इसके बाद तालिबान ने कई नॉन पश्तूनी मुस्लिम को एग्जीक्यूट कर दिया और कई सारे क्रिश्चियंस को मार दिया। वो हिंदू को अलग बैच देते थे ताकि क्राउड में उन्हें आइडेंटिफाई किया जा सके। उन्होंने अफगानिस्तान के बहुत ही पुराने कल्चरल हिस्ट्रीज को तबाह कर दिया जो कि थे बुद्धा स्टैचूज। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कई सारे बुद्धा स्टैचूज को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया क्योंकि वो बुद्धा स्टैचूज उनके धर्म के अंडर नहीं आते थे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट थे। इसके बाद ऑब्वियसली उन्होंने फॉर्मर प्रेसिडेंट नाजिबुल्लाह को मार दिया और सड़क के बीचों बीच ट्रैफिक लाइट पर लटका दिया। कितने ब्रूटल हो गए तालिबान के लोग, आप इससे ही सोच सकते हैं। इसके बाद मुजाहिदीन के एक ग्रुप जिसे नॉर्दर्न अलायंस का नाम मिला था, जो कि अहमद शाह मसूद की लीडरशिप पे चल रहा था, वो तालिबान का अपोजिट खड़े हुए। लेकिन 2001 में तालिबान ने अहमद शाह मसूद को भी मार दिया और नॉर्दर्न अलायंस का पूरी तरीके से खात्मा हो गया। पहले के समय में तो सारी दुनिया तालिबान को क्रिटिसाइज करती थी, लेकिन कुछ देश ऐसे भी थे जो तालिबान को सपोर्ट कर रहे थे, जैसे कि सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया और पाकिस्तान। इसके बाद 11 सितंबर 2001 में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अल-कायदा ने अमेरिका के ट्विन टावर्स यानी कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को अटैक किया और दोनों टावर्स पूरी तरह से ढह गए। इसमें करीब 3000 लोग मारे गए। ट्विन टावर्स के अलावा पेंटागन पर भी अटैक हुआ था। जिस आदमी ने ये सब अटैक किया था वो दरअसल ओसामा बिन लादेन था। ओसामा बिन लादेन एक सऊदी टेररिस्ट था जो कि तालिबान के साथ जुड़ा हुआ। तालिबान ओसामा बिन लादेन को शेल्टर करने में हेल्प करता था। इसके बाद ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका को एक लेटर लिखा जिसमें वो ये कहता है कि अमेरिका से वो अपना बदला ले रहे थे, जो कि अमेरिका ने बहुत सारे मुस्लिम लोगों के साथ किया था, और मुस्लिम लोगों के ऊपर जो अत्याचार हुए थे उनका बदला वो 9/11 अटैक से ले लिया। और 9/11 के बाद अमेरिका ने तुरंत अपने ट्रूप्स अफगानिस्तान में भेजे ताकि वो वहाँ की डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट कर सके और तालिबान को सप्रेस करके रख सके। इसके बाद अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट बनते हैं हामिद कराजी और तालिबान अपना पावर खो देता है। फिर 2011 में ओसामा बिन लादेन को मार दिया जाता है अमेरिका के एक स्पेशल ऑपरेशन के द्वारा। और 2013 में ये पता चलता है कि मुल्ला उमर जो कि तालिबान के फाउंडर थे, उनकी डेथ हो जाती है किसी हेल्थ इलनेस के कारण। पर साल तालिबान खत्म नहीं होता है और कई छोटी छोटी जगहों पर उभरता रहता है। और 2020 में जब ट्रम्प सरकार पावर में आता है तो वो तालिबान के साथ पीस टॉक्स करने लगता है और कहता है कि अगर तालिबान अल-कायदा जैसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपना नाता तोड़ देता है तो अमेरिका अपनी आर्मी और अपने ट्रूप्स वापस बुला लेगा। और 2021 में जब जो बाइडेन की सरकार आती है और जो बाइडेन प्रेसिडेंट बनते हैं तो अब वो अपने ट्रूप्स अमेरिका को वापस बुला रहे हैं। इसके कई सारे रीजन है। जो बाइडेन ये कहते हैं कि अफगानिस्तान के पास 3 लाख सोल्जर्स है और तालिबान के पास 80,000, इसीलिए अफगानिस्तान तालिबान को इजीली खत्म कर सकता है। दूसरा रीजन ये भी है कि अमेरिका को बहुत ही ज्यादा खर्चा आ रहा है कि उसकी आर्मी अफगानिस्तान में रह रही है। अमेरिका को अब तक करीब $2 ट्रिलियन का खर्चा हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, $2 ट्रिलियन मनी बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा अमाउंट होता है। और तीसरा रीजन ये भी है कि दोस्तों अमेरिका के सिविलियंस चाहते हैं कि उनकी अमेरिकन आर्मी वापस आ जाए और वहां पर उनके अपने शहीद ना हो, क्योंकि वो जानते हैं कि लड़ाई इनकी नहीं है और उनके ट्रूप्स वहां पर क्यों लड़े। तो दोस्तों अब अमेरिका जब जा रहा है तो आप जानते ही होंगे कि अफगानिस्तान के क्राइसिस क्या है और अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। वहां पर तालिबान अपनी मन मर्जी कर रहा है, सीज फायर कर रहा है, लोगों पर गोलियां चला रहा है और वहां के लोगों की हालत बहुत ही खराब है।
और कई सारे लोग अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर जुट चुके हैं ताकि वो अफगानिस्तान से निकल सके और तालिबान के चंगुल से जा सके। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे अनोखे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुँचते रहे।